कृषि क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों का आज के इस खास गहन अध्ययन में स्वागत है। अ, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे छात्रों के पसीने छूट जाते हैं। हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। चाहे वो एएफओ हो, आईपीपीएस हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम। इसका सिलेबस देखते लगता है कि यार ये तो एक भूल भुलैया है। इतनी सारी फसलें, उनके बोटैनिकल नाम, इतनी सारी बीमारियां। ये घबराहट बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब मैंने इतने सारे छात्रों को मेंटर किया है और शुरुआत में सबका यही रिएक्शन होता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस विशाल और थोड़े डरावने से लगने वाले सिलेबस को डिकोड किया जाए। यह हमारा एपिसोड 0 है, एक ओवरव्यू सेशन। सही कहा। और मैं शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इस विषय से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न को समझे ना, तो हॉर्टिकल्चर असल में एक रैंक डिसाइडिंग टॉपिक है। रैंक डिसाइडिंग मतलब जो रैंक तय करता है। एग्जैक्टली जो उम्मीदवार इस भारी भरकम सिलेबस को देखकर इसे छोड़ देते हैं, वो तो वैसे ही रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी की जाए, सही रणनीति अपनाई जाए, तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। अब स्मार्ट स्टडी से मुझे याद आया, हमारे पास जो रिसर्च और सोर्स मटेरियल हैं, उसके हिसाब से हमने इस पूरे सिलेबस को 6 आसान और स्पष्ट ब्लॉक्स में बांट दिया है। हाँ, और अगर हम इसे एक पहाड़ की तरह देखने के बजाय इन 6 छोटी छोटी सीढ़ियों की तरह देखें, तो चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। मैं इन 6 भागों के नाम बता देता हूं। पहला है बेसिक्स और संस्थान, दूसरा बाग प्रबंधन और रोपण प्रणाली, तीसरा है फल फसलें, चौथा सब्जी की फसलें, पांचवां पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर और छठा है पोस्ट हार्वेस्ट और प्रिजर्वेशन। परफेक्ट। इन 6 हिस्सों में पूरा हॉर्टिकल्चर सिमट जाता है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जो है बेसिक्स और महत्वपूर्ण संस्थान। अक्सर मैंने देखा है कि छात्र इसे सिर्फ रट्टा मारने वाला हिस्सा मानते हैं, कि बस लिस्ट उठाओ और रट लो। ये सबसे बड़ी गलती है। ये कोई रटने वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो पूरे विषय की नींव है। अच्छा, वो कैसे? जैसे हम फलों का अध्ययन पढ़ते हैं, पोमोलॉजी, और सब्जियों का ओलेरिकल्चर। ये शब्द कहाँ से आए, लैटिन से या ग्रीक से? इसके पीछे भी एक विज्ञान है, और जो संस्थान हैं उनके लोकेशंस के पीछे भी बहुत तगड़ा लॉजिक होता है। हाँ, हमारे नोट्स में भी कुछ उदाहरण है, जैसे IIHR जो बैंगलोर में है, CISH लखनऊ में है, और CPRI यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कुफरी में है। तो कुफरी तो हिमाचल में है, इतनी ठंडी जगह। बिल्कुल। अब यहाँ पे लॉजिक काम आता है। आलू के शोध के लिए कुफरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वहाँ की ठंडी जलवायु में वायरस फैलाने वाले जो कीट होते हैं ना, जैसे एफिड्स, वो पनप नहीं पाते। ओह, तो मतलब वहाँ रोग मुक्त बीज तैयार करना आसान है। एग्जैक्टली। जब ये लॉजिक समझ आ जाता है ना, तो एग्जाम में जो डायरेक्ट मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो फ्री के नंबर लगते हैं। ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम कप है। और इसी सेक्शन में कुछ मजेदार चीजें भी हैं, जैसे फसलों के उपनाम। आम को कहते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स और इलायची है क्वीन ऑफ स्पाइसेस। ये छोटे छोटे फैक्ट्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए, अब नींव तो बन गई, अब इस लैब की नॉलेज को जमीन पर उतारते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन बाग प्रबंधन और रोपण प्रणाली, मतलब ऑर्चर्ड मैनेजमेंट। हाँ, ये हिस्सा पूरी तरह से मैथ्स और लेआउट पर टिका है। किसी भी बाग को लगाने के लिए सही ज्यामिति यानी ज्योमेट्री बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ गड्ढा खोदकर पौधा लगाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर कतार और पौधे की दूरी गलत हो गई तो सालों तक नुकसान होगा। हमारे सोर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम का जिक्र है। स्क्वायर सिस्टम तो चलो कॉमन है, लेकिन एक है हेक्सागोनल सिस्टम, यानी षटकोणीय प्रणाली। हाँ, ये एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। इसमें लिखा है कि इसके खास डिजाइन की वजह से स्क्वायर सिस्टम के मुकाबले इसमें 15% ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। 15%। सही पकड़ा आपने। ये 15% वाला फैक्ट कई स्टेट एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जा चुका है। इसमें पौधे एक समबाहु त्रिकोण यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोनों पर लगते हैं। और एक क्विंकनक सिस्टम भी तो है ना? जिसे पूरक या फिलर प्रणाली भी कहते हैं। हाँ, इसमें 4 मेन पौधों के बीच में एक छोटा पौधा लगा देते हैं, जैसे पपीता, ताकि जब तक मेन पेड़ बड़े हों, पपीता पैसे देता रहे। बिल्कुल, ये एक शानदार इकोनॉमिक्स है।
और इसी में एक बहुत ही हाई लेवल और मॉडर्न तकनीक का भी जिक्र है, मिडो सिस्टम। मीडो सिस्टम, ये तो इजराइल से आई तकनीक है ना? हाँ, ये अति सघन रोपण यानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग का तरीका है। इसमें पेड़ों को छांट कर एक छोटी झाड़ी जैसा बना देते हैं। अमरूद में आजकल ये बहुत चल रहा है, मतलब एक ही हेक्टेयर में हजारों पौधे, कमाल है। तो अब लेआउट बन गया, तो तीसरे हिस्से पर आते हैं जो सबका फेवरेट होता है, फल फसलें यानी फ्रूट क्रॉप्स। फेवरेट है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी यही लगता है छात्रों को। इसमें तो बस फलों के नाम, उनकी वैरायटी और बीमारियां ही पढ़नी है ना। सिर्फ नाम नहीं, उनके पीछे का विज्ञान। और एग्जाम में यहाँ से बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आते हैं। मैं एक रियल एग्जाम का उदाहरण देती हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। RPSC AO का 2012 का पेपर देखिए। उसमें केले को पकाने के लिए सही तापमान पूछा गया था। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए? हाँ, उसका सही जवाब है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, वो भी एथाइलिन गैस के साथ। अच्छा, इथाइलिन तो वही गैस है ना जो फलों को पकाती है? एग्जैक्टली। लेकिन अगर तापमान 15 डिग्री से कम हो गया तो केले में चिलिंग इंजरी हो जाएगी और वो काला पड़ जाएगा। बाप रे, इतना डीप नॉलेज चाहिए। और सुनिए, JRF 2009 के एग्जाम में केले के एक मोनोफेगस कीट पर सवाल आया था, राइजोम वीवल। मोनोफेगस मतलब जो सिर्फ एक ही तरह का खाना खाता है? हाँ, ये कीट दुनिया में केले के अलावा किसी और पौधे को नहीं खाता। ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स है ना, यही सही में एग्जाम क्लियर करवाते हैं। तो क्या चौथे सेक्शन यानी सब्जी की फसलों में भी यही सब है? सब्जियां तो अनगिनत है। सब्जियां बहुत हैं, इसीलिए विज्ञान ने उन्हें उनके कुल यानी फैमिलीज में बांट दिया है। अच्छा, जैसे सोलेनेसी? बिल्कुल, जिसमें टमाटर, बैंगन और मिर्च आते हैं। इन सब की बीमारियां काफी मिलती जुलती हैं। और दूसरा बड़ा ग्रुप है कोल क्रॉप्स यानी गोभी वर्ग। फूल गोभी का तो एक बहुत फेमस एग्जाम क्वेश्चन है मेरे पास, RAS मेंस 2013 में पूछा गया था। विपटेल के बारे में? हाँ, फूल गोभी के डिसऑर्डर्स पर सवाल था। अक्सर लोग बीमारियों और डिसऑर्डर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बीमारियां फफूंद या वायरस से होती हैं, लेकिन डिसऑर्डर किसी पोषक तत्व की कमी से होता है। एग्जैक्टली। जैसे फूल गोभी में विपटेल जो है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है, पत्तियां एकदम चाबुक जैसी पतली हो जाती हैं। और एक ब्राउनिंग भी तो है जो बोरॉन की कमी से होता है। सही कहा। अब इतने सारे डिसऑर्डर्स याद कैसे रखें कोई? इसके लिए मेरी एक मेंटर वाली सलाह है। एक बड़ा सा चार्ट बनाइए, एक तरफ फसल का नाम, बीच में डिसऑर्डर और तीसरी तरफ किस तत्व की कमी से वो हुआ उसका नाम। और उस चार्ट को दीवार पे चिपका लो। रोज देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बिल्कुल। अब सब्जियों से आगे बढ़े। हाँ, अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, जो बहुत ही सुंदर है, पुष्प कृषि और बागवानी यानी फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग। सुंदर तो है, लेकिन यहाँ सिर्फ गुलाब और ग्लैडियोलस की सुंदरता नहीं, उनके कमर्शियल वैल्यू की बात होती है और गार्डनिंग के अलग अलग प्रकारों की। जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डन्स। हाँ, फॉर्मल गार्डन्स में हर चीज एकदम सिमेट्रिकल होती है, नाप तौल कर बनाई हुई, जैसे मुगलों के बनाए हुए मुगल गार्डन। और जापानी गार्डन्स शायद इनफॉर्मल होते हैं, जहां प्रकृति की नकल की जाती है, कुछ भी सीधा नहीं होता। सही पकड़ा। और जापानीज कला से एक एग्जाम का सवाल याद आया, RAS 2006 में पूछा गया था। इकेबाना के बारे में? हाँ, जापानीज फूल सजाने की कला, ये सीधे सीधे पूछा गया था। ये तो आर्ट एंड कल्चर का भी हिस्सा लग रहा है। और हमारे सोर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया में फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? नीदरलैंड्स। हाँ, 57%। इतना छोटा सा देश और पूरी दुनिया के फूल मार्केट पर कब्जा। ये फैक्ट्स इंटरव्यू में बहुत काम आते हैं। अब फूल भी उग गए, फल सब्जियां भी आ गईं। अब क्या? खेत से निकलने के बाद यहीं आता है हमारा छठा और आखिरी ब्लॉक, पोस्ट हार्वेस्ट और प्रिजर्वेशन, जो कि बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि ताजे फल सब्जियां जल्दी खराब हो जाते हैं। यहीं पर वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन का कंसेप्ट आता है। जैसे टमाटर को केचप में बदल देना। बिल्कुल। और यहाँ से बड़े साइंटिफिक सवाल बनते हैं, जैसे जैम और जेली का ही उदाहरण ले लीजिए। दिखने में तो दोनों मीठे और एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से दोनों बहुत अलग हैं। जेली बनाने के लिए फलों में पेक्टिन का होना बहुत जरूरी है। पेक्टिन? हाँ, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो जेली को वो पारदर्शी और जेली जैसा टेक्सचर देता है। और जैम में? जैम में तो फलों का पूरा गूदा इस्तेमाल होता है, तो पेक्टिन की इतनी जरूरत नहीं। लेकिन जैम में TSS बहुत मायने रखता है। TSS मतलब?
टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स, जिसमें ज्यादातर चीनी होती है। हाँ, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि जैम में कितना TSS होना चाहिए। इसका जवाब है 68.5%। 68.5%? ये तो बहुत स्पेसिफिक है। इतनी चीनी सिर्फ मिठास के लिए नहीं होती, ये बैक्टीरिया का पानी सोख लेती है, जिससे जैम खराब नहीं होता। क्या बात है। और प्रिजर्वेशन के लिए कुछ केमिकल्स भी तो इस्तेमाल होते हैं ना? 2 सबसे मशहूर केमिकल्स हैं जिन पर हमेशा MCQ बनते हैं। पहला है KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये रंगीन फलों के रस में इस्तेमाल होता है ना, जैसे सेब या नींबू के रस में? एग्जैक्टली, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है जो रंग को उड़ा देता है, ब्लीच कर देता है। तो अगर रंगीन जूस जैसे जामुन के रस में से डाल दिया तो उसका रंग ही उड़ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए रंगीन उत्पादों के लिए जैसे टमाटर सॉस के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में यही पूछते होंगे कि कौन सा केमिकल किसके लिए है और कितने ppm में डालना है। एकदम सही, और तापमान के आंकड़े भी बहुत आते हैं। तो अब अगर हम मुड़कर देखें तो हमने हॉर्टिकल्चर के इस विशाल सिलेबस को 6 हिस्सों में बांटकर देख लिया। बेसिक्स, रोपण प्रणाली, फल, सब्जियां, फूल और पोस्ट हार्वेस्ट। और अब ये कोई डरावना पहाड़ नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल नहीं। अब तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां लग रही हैं जिन्हें आराम से पार किया जा सकता है। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें बस इसी स्मार्ट स्टडी रोड मैप को फॉलो करना है। सिलेबस से डरना नहीं है, उसे डिकोड करना है। ये तो बस ट्रेलर था। आज तो हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है। हमारे अगले डीप डाइव में हम पहले ब्लॉक यानी बेसिक्स और संस्थान को पूरी गहराई से कवर करेंगे। बिल्कुल। और आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही रोचक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर, बताइए। जरा सोचिए, आपके किचन में रखा साधारण सा लहसुन, वो कैसे उगाया जाता है? क्लोव्स के जरिए। या फिर आपके फ्रिज में रखा सेब। हाँ, सेब। अगली बार जब आप कोई फल या सब्जी खाएं तो खुद से पूछें कि क्या ये क्लाइमेटेरिक है, यानी तोड़ने के बाद पकने वाला, या नॉन क्लाइमेटेरिक। मतलब अपने आसपास की पूरी दुनिया को सिलेबस की नजर से देखना शुरू करें। एग्जैक्टली। जिस दिन आप ये करने लगेंगे आपको कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा। क्या बात है, बहुत ही शानदार विचार। तो इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड 0 को यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में बेसिक्स और संस्थानों के साथ फिर मिलेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग।